सुप्रभात बच्चों। तो आज जो कुछ शेष रह गया था, कल तो मैं 9 पाठ का ही व्याकरण पढ़ाया हूँ। तो 10th पाठ जो था विवेक की सूझबूझ, उसको मैंने पढ़ाया था आपको, और यह भी करीब करीब आपका समाप्त ही हो चुका था। बस इसके कुछ भाषा की बातें जो है तो इसमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। ईमेल का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाने वाला पत्र को, इंटरनेट के माध्यम से भेजे जाने वाले पत्र को ईमेल कहते हैं। उद्घोषक मतलब घोषणा करने वाला, किसी चीज़ की घोषणा करने वाला व्यक्ति को उद्घोषक कहते हैं। उत्सुकतावश मतलब जानने की प्रबल इच्छा रखना, उत्सुकतावश जानने की प्रबल इच्छा रखना। लाइव टेलीकास्ट का मतलब होता है जो कुछ भी वर्तमान में घट रहा है, घटनाएं चाहे अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, उसे उसी समय उसी तरह सेम टू सेम दूरदर्शन पर दिखाना या घटनास्थल से सीधे प्रसारण करना। जैसे टेस्ट मैच वगैरह होता है, कहीं मैच वर्तमान समय में हो रहा है और आप वर्तमान समय में ही देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। संवाददाता कहते हैं खबरें देने वाले को। नेटवर्क कहते हैं सूचना जाल को। अभियान कहते हैं मुहिम चलाना, मुहिम चलाने को अभियान कहते हैं। अब आइए भाषा की बात। समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखना है। सुनने में एक जैसा हो, समश्रुति, सम माने समान, श्रुति माने सुनना। सुनने में एक जैसा हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। अर्थ नहीं, मतलब वो भिन्नार्थक शब्द है। एक होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, एक होता है श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ। तो अर्थ की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो गया। सुनने में एक ही जैसा होता है, जैसे चीर, तो चीर का मतलब होता है वस्त्र, है ना। अन्न, अनाज, दिन, वार, दिवा, श्याम, श्यामला, कालापन को लिए हुए श्याम। बाहर मतलब घर से दूर। तो ये हो गया। देखिए दो चीर हुआ, एक चौद्रगिकार चीर और चीर माने वस्त्र होता है। एक चौहर्षिकार चीर और चीर माने पुराना होता है, चिरकाल, पुराने समय से। सुनने में एक ही जैसा लगता है चीर, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। तो एक चीर जिसका दीर्घ ईकार है, उसका अर्थ होता है चीर मीन्स वस्त्र, और एक होता है चौहर्षिकार चीर। चीर का मतलब होता है प्राचीन काल, पुराना। अन्न, अन्न
का मतलब होता है भोजन करने की वस्तु, अनाज। और अन्य का मतलब होता है दूसरा। दीन का मतलब होता है वार या दीवार। और एक द दीर्घ ईकार दीन, दीन का मतलब होता है गरीब। एक दीन का मतलब होता है वार, जैसे रविवार, रवि का दिन। सोमवार, सोम का दिन। मंगलवार, मंगल का दिन। और द दीर्घ ईकार दीन का मतलब होता है दीनहीन, गरीब। श्याम, श्याम का मतलब होता है काला। और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम श्याम भी है, चूंकि वो उनका चेहरा जो है ना श्यामले रंग का है, श्याम इसीलिए कहा गया। शाम दिन में जो सूर्य अस्त होता है उसके कुछ समय के बाद दिन मैंने पृथ्वी पर से प्रकाश स्वतः समाप्त हो जाती है या होने लगती है, उस पीरियड को हम शाम कहते हैं। बाहर, बाहर का मतलब होता है कि घर के बाहर, घर से दूर। और एक बहार होता है, बहार का मतलब होता है खुशियाँ, आनंद। अब उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाना है। उपसर्ग को जोड़ना है ज्ञान। अज्ञान और लगा दीजिए और उपसर्ग हो गया। क्रम, क्रम में क्या लगाइएगा? सुकर्म अगर होता कर्म तब होता सुकर्म, लेकिन यहाँ क्रम है। क्रम वी लगा दीजिए, विक्रम हो गया। नीति और लगा दीजिए, अप लगा दीजिए, अपमान होगा। अप लगा दीजिए, अपवाद होगा। और लगा दीजिए, अहिंसा हो जाएगा। ये उचित उपसर्ग लगा करके शब्द रचना हुआ। पांच नुक्ते। अब आप 5 नुक्ते वाले शब्द लिखिए। चंचल, कंगन, इसमें नुक्ता लगा हुआ है।
कंस, वंश, दंत, ये सब नुक्ता वाला 5 को शब्द लिखना था। नीचे दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग के रूप छांटकर लिखिए। कैमरा, खिड़की, खिड़की हो गया स्त्रीलिंग। होशियारी, पुलिस हो गया स्त्रीलिंग। दृश्य हो गया पुल्लिंग। संवाददाता पुल्लिंग। कैमरा पुल्लिंग हो गया। विशेषण शब्दों का विशेष्य से मिलान करना है। शरारती बच्चे, धीमी आवाज, बुद्धिमान विवेक, सतर्क पुलिस। तो एवं प्रकार से आज आपका सिलेबस इस 3 महीने में जितना आपको पढ़ना था वहाँ तक की पढ़ाई आपकी हो गई है। आपका यह सिलेबस खत्म हो चुका है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और सितंबर के बाद अक्टूबर वगैरह में जो फिर आप पढ़िएगा, फिर 5 चैप्टर पढ़ना होगा और फिर उसके बाद 5 चैप्टर। तो अभी फ़िलहाल आपको किताब नहीं पढ़नी है। अभी आपको सोमवार से पुनः व्याकरण की पढ़ाई होगी। अगर आपके पास वक्त मिलेगा, समय मिले, तो आप वाक्य को पढ़ के आइएगा, क्योंकि आपके किताब में वाक्य से संबंधित व्याकरण के कुछ कार्य दिए गए थे, जो कल मैंने आपको बतलाया था कि 9 पाठ में मैं आपको व्याकरण की भाषा की बात में मैंने आपको नहीं बता सका। आगे बढ़ गए हम, फिर पीछे जब हमारे अकस्मात उस पर नज़र पड़ी तो हमको लगा कि ये चीज़ तो मैंने अपने बच्चों को नहीं बतलाया है, तो पुनः कल मैंने आपको बतलाया। तो व्याकरण में है वाक्य। वाक्य जानते ही हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं।
रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद ही होते, ये 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। जो दोनों 8-9 में दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थ के आधार पर विधान वाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक, तो ये टोटल 8 हुए। इसके विषय में मैं आपको सोमवार से डिटेल में जानकारी दूंगा, पूरी पढ़ाई करा दूंगा। यद्यपि ये रचना के आधार पर अभी तक के सिलेबस में मैट्रिक में पढ़ना था, लेकिन जब आपको उसका झलक दिखा दिया है एर्थ में ही, तो मैं एर्थ में ही पढ़ा दूंगा। तो आज के कुछ खास टॉपिक जैसे अनुशासन। देखिए बच्चों, आप लोगों में टैलेंट तो काफ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप लोगों में टैलेंट नहीं है, लेकिन जो टैलेंट का उचित समय पर उचित उपयोग होना चाहिए वो आप लोग नहीं कर पाते हो। मैंने आपकी कॉपी देखी, कॉपी जब कभी प्रश्न परीक्षा दीजिए तो निर्देश जो उसमें दिया रहता है उस पर अवश्य ध्यान दीजिए। आखिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं आप तो वो निर्देश क्यों दिया रहता है? हम आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन सेट किए थे उसमें स्पष्ट था 2 तरह के क्वेश्चन। चूँकि समय का अभाव था इसलिए लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय ये सब प्रश्न नहीं दे करके हम जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे 20 नंबर का और 30 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। 20 नंबर के क्वेश्चन में भी ऊपर में लिखा होगा, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन अगर आपके पास है तो, कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 या 18 या 15 जितना भी होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वहाँ तक के प्रश्न का जवाब सिर्फ 1 शब्द में देना है या फिर जो ऑप्शन है उसमें टिक मारना है और क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। और जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर था उसमें लिखा हुआ होगा कि प्रश्न संख्या इतना से लेकर के इतना तक के प्रश्न 5 नंबर के हैं और इस प्रश्न का उत्तर आपको 60 से 70 शब्द में देना है। अब अधिकांश बच्चों की कॉपी जो हम देखें, कोई भी बच्चे, बिरले एक आध बच्चे ऐसे होंगे
जो प्रश्न के निर्देश का अनुपालन किए होंगे, नहीं तो कोई नहीं। अब किसी प्रश्न का जवाब आप एक पंक्ति में दे दीजिएगा, एक पंक्ति में आप लिखिएगा 5 नंबर, ऐसा संभव है क्या? कहीं नहीं है संभव। 5 नंबर पाने के लिए 5 नंबर के लायक आपको लिखना होगा, कम से कम 70-80 शब्द में लिखना होगा। तो कोई 5 अंक पाने के लिए कोई लड़का 6 से 7 लाइन के बीच में लिखता है, और कोई एक के लाइन में समेट लेता है, तो दोनों को इक्वल नंबर थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। ये जानते हैं कि 1 नंबर में शॉर्ट में आंसर सही है, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। 1 नंबर मिलेगा, एक पंक्ति में लिखिएगा, 1 नंबर से 1.5 नंबर ज़्यादा खुश होंगे, 2 नंबर मिलेगा। उससे ज़्यादा थोड़े मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि प्रश्न क्या कहता है। आपको अगर 70 से 80 शब्द में लिखने का निर्देश दिया गया है, उसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है कि किसी भी प्रश्न को आप किस भाषा में डील करते हो, आपकी भाषा शैली क्या है, आपका वर्ड स्टॉक कैसा है, आपकी शुद्धता और अशुद्धता पर कितना पकड़ है, सब देखना पड़ता है। परीक्षा ना हो रही है, खेल नहीं है, परीक्षा हो रही है। 5 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर में एक पंक्ति में उसका उत्तर लिख करके हम आगे बढ़ गए, तो कभी भी 5 नंबर आप पाइएगा? कभी नहीं पा सकिएगा। इसलिए हमको इस बात से बहुत अंदर में चोट हुआ कि आप जानते हुए, प्रश्न का जवाब आप जानते हुए भी थोड़ा सा मूर्खता कर गए, जिसके कारण हिंदी में आपका नंबर बहुत अच्छा नहीं उठा। आपको तो 50 में 49, 50, 48, 47 स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे लाना चाहिए। कुछ तो बच्चे ऐसे भी मिले हैं जिनकी अशुद्धि का कोई अंत नहीं है। इतनी ज़्यादा अशुद्धियाँ होती है उनसे कि कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति भिन्न आ जाता है। ठीक है ना? तो कल मैं आपको अनुशासन पर कुछ अपना ओपिनियन दूंगा, कुछ प्रकाश डालूंगा। एक बात और, परीक्षा में जो आपसे त्रुटि हुई, एक क्वेश्चन का अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 3-3, 4-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का क्या जरूरी है? आपके मस्तक पर हम देंगे नंबर कहाँ देंगे? एक पंक्ति में एक क्वेश्चन अगर बना ऑब्जेक्टिव, फिर दूसरी पंक्ति में दूसरा क्वेश्चन बनना चाहिए, तीसरी में तीसरा बनना चाहिए, जो हर लाइन में आपको नंबर का जगह चाहिए। ऐसे आप लोग किए हैं मूर्ख वाला काम कि एक लाइन में 4-4 क्वेश्चन नंबर 1 उसी लाइन में, क्वेश्चन नंबर 2 उसी लाइन में। अब बतलाओ हम नंबर कहाँ देंगे उसका? ये सब त्रुटि है तुम लोगों में, इस त्रुटि को दूर करो। अरे एक पन्ना में नहीं हो,
लेकिन साफ साफ लिखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन बनाने के बाद फिर दूसरे पंक्ति में उतरेंगे, दूसरे नंबर का क्वेश्चन डील करेंगे, तीसरे पंक्ति में उतरेंगे। ऑब्जेक्टिव ही है तो क्या है, आखिर टीचर को नंबर देने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो ठीक है, आज के पढ़ाई आपकी समाप्त हो गई है। कल मैं अनुशासन टॉपिक लेकर के आऊँगा, उस पर प्रकाश डालूंगा। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।